Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very special guest. He's a young, super talented businessman who has expanded his business of agro farming. Yes, guys, you heard it right. He is an expert in agro farming business, जो कि इतना रेयर है, फल सब्जियों का बिजनेस. अब आप सोच रहे होंगे कि एक नौजवान फल सब्जियों के बिजनेस के साथ क्या करता होगा. पाकिस्तान में इतना स्कोप ही नहीं है और किसी ने इतना सुना ही नहीं है. लेकिन जी हाँ, फार्मिंग, फार्मर्स, फूड बास्केट, ये जो फूड क्राइसिस है, ये जो हम खाते हैं, ये जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ये जो रिच्ड सॉइल है, जो पाकिस्तान की ज़मीन है, इस पे उगने वाले फल सब्ज़ी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसकी बहुत अहमियत है, जो कि काफ़ी सालों से, कई सदियों से नज़रअंदाज हो रही है. बहुत से क्राइसिस से गुजर रही है. इन्फ्लेशन की वजह से बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं. और आजकल हुकूमत जब चेंज होती है या नई हुकूमत आती है तो उसकी वजह से भी बहुत से मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है. एज अ होल कम्युनिटी हम सबको बहुत इश्यू से गुजरना पड़ता है फूड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर. तो चलिए आज बात करेंगे कि एक नौजवान टैलेंटेड बिजनेसमैन है और एग्रो फार्मिंग के बिज़नेस को कैसे लेके चल रहा है, इसमें क्या स्कोप है, हम सब, आप सब के लिए इसमें क्या हम जब बात करते हैं स्कोप की तो वो क्या हो सकता है, हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए. पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद हम इतने क्राइसिस के सामने से क्यों गुजर रहे हैं. हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें तो वहाँ पे भी फार्मिंग के इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे भी फार्मर्स कुछ खुशगवार मूड में नहीं है. जब से नई हुकूमत आई है नाराज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं. चलिए आगे जानते हैं. मिस्टर उमैर भट्टी की मैं बात कर रही हूँ. इज़ एन एग्रो फार्मिंग एक्सपर्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. सर मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब हम बात करते हैं एग्रो फार्मिंग की तो एग्रो फार्मिंग है क्या? एग्रो फार्मिंग बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप एक सीड लगा के उसको एंड कंज्यूमर तक डिलीवर करवाना, दैट इज़ एग्रो फार्मिंग. कि आप फल और सब्ज़ी दुनिया में चाहे जिस जगह पे भी वो लग रही है उसको लगा के उसको प्रोक्योर करके राइट टाइम पे उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएं. दैट्स अ बेसिक ड्यूटी ऑफ अ बिजनेसमैन. एग्रो फार्मिंग ये है. अब हम मुझे ये पता है, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो हमारी मुल्क, हमारी ज़मीन में इतनी कैपेसिटी, इतनी स्पेस है कि हम आराम से एग्रो फार्मिंग कर सकते हैं. देखें, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशन इन द वर्ल्ड, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी दुनिया में अच्छी तरीन समझी जाती है. लेकिन हमारी जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से हम दुनिया में compete करने में हमें निस्बतन प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं. इस वक्त दुनिया में 2 चैलेंजेस हैं. नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, नंबर 2 फूड स्कैरसिटी. ग्लोबल वार्मिंग तो हम काफ़ी जगह पे एड्रेस करते हैं, लेकिन फूड स्कैरसिटी को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा. हम लोगों को भी पाकिस्तान में बाकी दुनिया की तरह ग्रीन इकॉनमी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हम इस तरह का तर्ज ज़िंदगी और इस तरह का तर्ज कारोबार अपनाएं जिससे हम एक चीज़ को बेहतर करने के लिए दूसरी चीज़ को अफेक्ट ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब दुनिया के अंदर आप देखें कि डीजल और पेट्रोल इंजन्स की बजाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स यूज़ किए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, इको फ्रेंडली भी हैं. इसी तरह ही हमें इसी चीज़ को अपने एग्रीकल्चर बिजनेस में भी इम्पैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, जी बिल्कुल लेके आना है. किसान को सोलर पैनल्स पे शिफ्ट करना है और ताकि उसका बिजली का कम से कम इस्तेमाल हो सके, उसको बिजली उसकी कॉस्ट रिड्यूस की जा सके. हमने बेसिकली वो चीज़ें देखनी है जिससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें. हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो इट्स ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करना है ताकि हम दुनिया में हर जगह पे कम्पीट कर सकें. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को किस चीज़ से रिड्यूस किया जा सकता है? अगर आप अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, आप मॉडर्न इनोवेटिव मशीन्स यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप अपनी बिजली की और खाद की कीमत को कम से कम कर सकेंगे. लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, हम इसी से रिलेटेड भी बात करेंगे. अब आप ये देखें कि फ़िलहाल तो हम इन कन्वर्जन्स पे नहीं गए जी ना. मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारा तो बजट भी अप्रूव नहीं होता. नई हुकूमत आई है और हर दफ़ा आने वाले टेन्योर जो भी होता है, टेन्योर में जब नई हुकूमत आती है, फार्मिंग के इश्यू से पिछले कई सदियों से चल रहे हैं. आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में ही देख लें, इंडिया को देख लें, इंडिया में भी फार्मिंग के इतने इश्यूज चल रहे हैं. रोज़ स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, रोज़ इतने मसले हो रहे होते हैं, इवन के किसान अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं इन चक्रों की वजह से कि हमें ये चाहिए, हमें ये मुहैया किया जाए, या ये फैसिलिटीज़ नहीं है, पर्क्स नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन लाहौर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वही इश्यूज चल रहे हैं. फिलहाल आपने बताया कि इको फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट किया जाए, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए भी इससे पहले हमें किन प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है? हुकूमत का क्या ताउन होना चाहिए और फार्मर्स का भी अपना इनपुट किस हद तक होना चाहिए? जी, इसके लिए कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में. अब उसको मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है? वन ऑफ द बेस्ट वे टू मोटिवेट समबडी टू डू समथिंग इज़ टू क्रिएट अ कंपटीशन. आप हर फील्ड में कंपटीशन, जैसे लेट्स से वी टॉक अबाउट मीडिया,
हर चैनल एक बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, सुबह शाम की रेस लगी हुई है, किसके लिए? एंड कंज्यूमर के लिए. सेम शुड हैपन इन एग्रो फील्ड एज वेल. वी नीड टू क्रिएट कंपटीशन. अगर हम इस चीज़ में कंपटीशन क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सिटी का दूसरे सिटी से कंपटीशन करवाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपटीशन करवाएंगे, कि जो बेहतरीन यील्ड प्रोड्यूस करेगा जिस भी चीज़ में, उसको गवर्नमेंट बेहतरीन इक्विपमेंट से नवाजेगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होगा. फॉर एग्जांपल यू गिव देम ट्रैक्टर्स, यू गिव देम ज़मीन लेवल करने वाली आप उनको इंस्ट्रूमेंट्स दें, आप उनको सस्ते फर्टिलाइजर्स दें, आप उनको इनकरेज करें अल्ट्रा मॉडर्न मशीन यूज़ करने के लिए. अब किसान को अल्ट्रा मॉडर्न मशीन किस तरह यूज़ करनी है, ये जो अवेलेबिलिटी है किसान को इस चीज़ का नहीं पता. उसको आपने एक नई चीज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है. किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको जब तक उसके मुतालिक इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, वो चीज़ लोगों को पता चलेगी नहीं. द बेस्ट वे, गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस थ्रू कंपटीशन. उसमें आप कंपटीशन करवाएं, आप लोगों को बेहतरीन टूल्स और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करें और उनके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस पैदा करें. जब आप कंपटीशन करवाएंगे, ईज़ ऑफ बिजनेस पैदा करेंगे, तो डेफिनेटली इर्द गिर्द वाले लोग और आगे पीछे वाला हर बंदा, सूबों वाला, शहरों वाला, उससे मुतासिर होकर वो काम में बेहतर प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा. ठीक हो गया. लेकिन अब हम जब बात करते हैं क्राइसिस की, फिलहाल तो क्राइसिस चल रही है, सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है. इन्फ्लेशन चल रही है. इन्फ्लेशन ऐसी है कि पीछे नहीं आती. कोई बैकवर्ड, जैसे कहते हैं ना, बैकवर्ड काउंटिंग, यहाँ पे वाला हिसाब ही नहीं है. अगर चल रही है तो चल ले. जी. अब आप ये देखिए, हम इंटरनेशनली जब बात करते हैं तो आपने 13 ममालिक 13 कंट्रीज में अपने बिजनेस को सेट किया है, जो कि फल सब्जी का है. जी. इंपोर्ट एक्सपोर्ट. जी. यहाँ पे उगने वाले फल सब्जी. जी. जो फूड क्राइसिस इंटरनेशनली, जैसे रशिया यूक्रेन की वार देख लेंगे, और जो मसले होते हैं जिसकी वजह से फूड बास्केट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, उससे कैसे निकला जाए? वो क्या सूरत हाल है, क्या किया जाए इस हवाले से? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन. देखें, ये इसकी बेसिक वजह क्या है, फूड स्कैर्सिटी दुनिया में क्यों हो रही है इस वक्त ही. आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले या 6 साल पहले ये चीज़ इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं था. पिछले 2-3 साल में हमने ये चीज़ देखी है कि ये फूड की जो सवेयर शॉर्टेज है, इट्स अराउंड द ग्लोब, इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. इसकी वजह क्या है? वीव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर एज वेल. ग्लोबल वार्मिंग इज़ लीडिंग टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अराउंड द ग्लोब, जिसकी वजह से बेमौसमी बारिशें, बेमौसमी सैलाब, जिससे आपकी लैंड की फर्टिलिटी भी खराब हो गई है. देख लें. जी बिल्कुल. आज होने वाली जो बारिश है, उससे कितनी फसलें तबाह हुई हैं. गंदम का सीज़न है, गंदम की आगे किसान के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, गवर्नमेंट ने परचेज़ नहीं की, किसान बेच नहीं पा रहा उसको, उसकी वजह से अभी फ़िलहाल सरप्लस में लगता है डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. आने वाले वक्त में नवंबर दिसंबर में इसकी शॉर्टेज होगी, और बस वील गेट इनटू इट लेटर. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहे हैं सारी दुनिया में, उससे हर जगह की यील्ड का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया है. इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें वही ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आना पड़ेगा, हमें चीज़ों को रोटेट करना पड़ेगा, हमें उस तरह के मॉडर्न सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी यील्ड मैक्सिमाइज़ की जा सके. मॉडर्न सीड्स से मुराद मेरा ये है, जैसे पाकिस्तान यूरोपियन सीड्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन क्वालिटी इन द वर्ल्ड. अगर पाकिस्तान के सीड्स भी आप उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं, यू नीड टू क्लोन देम इन पाकिस्तान, और उसकी बेहतरीन क्लोनिंग करके उसको आप इस्तेमाल करें. हमारे डिपार्टमेंट पॉसिबल है. जी बिल्कुल पॉसिबल. लेकिन ये जो क्लोनिंग की आपने बात की, क्या ये इजीली अफोर्डेबल है? ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, और इसलिए पिछले 2-3 साल से काफ़ी काम गवर्नमेंट कर रही है. पहले तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 साल से काम किया जा रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कुछ अर्से में इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान में आएंगे. मतलब यहाँ पे भी हम लोग अपने ही सीड्स से हम जरूरत ही पड़ेगी बाकी डेफिनेटली. इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा हर जगह पे. वो इस तरह से आएगा कि जब आपको जिस चीज़ का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसका रॉ मटेरियल भी हमारे मुल्क में अवेलेबल होगा, उसको ग्रो भी हम पाकिस्तान के अंदर करेंगे, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा. एक चीज़ जिसको आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी प्राइस में, और वो चीज़ जिसका रॉ मटेरियल आपको पाकिस्तान से बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ठीक हो. तो हम जितना ज़्यादा सेल्फ रिलाई करेंगे आज भी और आने वाले वक्त में भी अपनी अगली जनरेशन के लिए, ये जनरेशन तो गुजर गई, आने वाली जनरेशन के लिए बेनिफिट करने के लिए हमें सेल्फ सस्टेन करना पड़ेगा अपने आप को. अभी जैसे आपने ग्रीन इकोनॉमी की बात की, तो मुझे बताया अब इसका क्या ताल्लुक है पेरिशेबल कमोडिटीज से, और वैसे भी समाओ हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? Do you think ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान, ये जो क्राइसिस आप देख रहे हैं इस वक्त, जी डेफिनेटली पॉसिबल है. देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ग्रीन इकोनॉमी है क्या.
ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली ये चीज़ है कि आप इस तरह का तर्ज ज़िंदगी और इस तरह का तर्ज कारोबार अपनाएं कि आप एक चीज़ को बेहतर करने के लिए दूसरी चीज़ को ख़राब मत करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताती चलूँ कि ग्रीन इकोनॉमी से मुराद ये नहीं है कि आपकी जेब में जो ग्रीन 500 रुपये वाला नोट होता है उसको आप लोग बढ़ाना शुरू कर दें, बल्कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन स्क्वीज अप जो इतने एक्स्ट्रा लग्जरियस हमारे आइटम्स हैं या उन चीज़ों को जो हम लोग स्मार्ट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप डीजल और पेट्रोल इंजन्स की वजह से हमारी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमारी एयर पोल्यूशन पाकिस्तान में तो टेरेबल फ्रॉम द लास्ट 2-3-4 ईयर्स। आपने देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे पाकिस्तान रैंक्स द टॉप इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को इस तरह का तरीकाकार अपनाना चाहिए जिससे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर सकें, जो हम कारोबार भी इस तरीके से करें कि हम एक काम को अच्छा करने के लिए दूसरा काम ख़राब ना करें। इसी चीज़ को अगर आप पेरिशेबल कमोडिटीज़ में या एग्रीकल्चर से हवाले से बात करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि आप नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। आप बिजली, अब आप देखें दुनिया में शिफ्ट कर गए लोग सोलर पे, विंड मिल्स पे। सेम शुड बी एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एज वेल कि हम लोग उस तरह बिजली प्रोड्यूस ना करें स्पेसिफिकली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिससे कार्बन एमिशन और जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली चीज़ें बढ़ रही हैं। क्योंकि ये बहुत आसान है, हमारी फील्ड्स बहुत खुली हैं, वहाँ पे विंड मिल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वहाँ पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे। दैट्स अ बिग कॉस्ट किसी भी फार्मर के लिए आज के दौर में, जब हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का रोज़ टीवी पे हर जगह पे हर बंदा परेशान है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कि हमारी बिजली के बिल पूरे नहीं किए जा रहे, दवाइयों के बिल पूरे नहीं किए जा रहे, बच्चों के स्कूलों की फीसें नहीं दी जा रही। तो इस मौके पे जितना ज़्यादा आप अपनी किसी भी चीज़ की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उससे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। तो इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इसको पेरिशेबल कमोडिटीज़ में भी आप फर्टिलाइज़र नेचुरल इस्तेमाल करें, आप गंदे फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें। जो नेचुरल फर्टिलाइजर की आपने बात की, सॉरी टू कट यू, इसको कंटिन्यू रखिएगा, यहीं पे ऐड भी कर दें कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो किसान खुद से ये फसलें वगैरह जो करते हैं इसमें ये खुद से नेचुरल फर्टिलाइजर जो है इसको ग्रो करेंगे, उसके लिए भी कुछ स्पेस ग्रो करने की जरूरत नहीं है, वो किसानों के पास ऑलरेडी होता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अब दुनिया में ये स्पेसिफिकली आप देखें, ये जो फूड पॉलिश किया जाता है उसकी खूबसूरती के लिए पहले सारी ये चीज़ें थ्रू केमिकल्स की जाती थी, लेकिन अब इनका ट्रेंड चेंज करके इसको एडिबल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो पॉलिशिंग और जो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एडिबल है। लेकिन ये तो एडिबल तो आपने कह दिया, लेकिन स्टिल सर्टेन केमिकल्स तो इसमें यूज हुए होंगे ना। यूरोप में नहीं हो रहे अब, ऑर्गेनिक तरीके से तो नहीं हुआ। ऑर्गेनिक तरीके से हुआ। कैसे? दे आर मेकिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। हाउ? आई डोंट नो। कैन वी डू द सेम प्रोसेस इन पाकिस्तान? अभी तो नहीं कर सकेंगे यार, क्योंकि हमारे पास उस तरह की मशीनरी नहीं है, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट उतनी आगे नहीं ग्रो किया हुआ कि हम इन चीज़ों को पाकिस्तान में। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लॉन्गर टर्म में अगली जनरेशन्स के लिए इस चीज़ को इम्पैक्ट हमें करना ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब होगी। कितना सडन बजट होगा? हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो जैसे कहते हैं ना क्रक्स, जी, हमारा सारा का सारा जो बुनियाद या बेस है जी, वो हमारी एग्रीकल्चर पर है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर है, खाना पीना पर है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, चाइना से भी फल आ रहे होते हैं, सब्जियाँ आ रही होती है, लेकिन जब शॉर्टेज हो जाए तो पूरी दुनिया इकट्ठे बैठी होती है। इसको समझने की जरूरत है, वी आर पैरालाइज्ड। देखें बुशरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा ये इशू है कि इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी की वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में होती नहीं है, दूसरी वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में सेमी मौजूद हैं, आधा साल होती हैं आधा साल नहीं होती, तीसरी वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद हैं। जो पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद हैं उनकी प्रोक्योरमेंट अच्छी करने की ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, जो क्रॉप्स पाकिस्तान में होती नहीं है, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, उन पर ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कि जबकि गवर्नमेंट ने किलो पे 150, 200, 250 रुपये ड्यूटी लगाई हुई है, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक वेजिटेबल प्रोडक्ट जिसकी 250 रुपये जिस पे ड्यूटी लगी होगी वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? उसका कोई और अदर ऑप्शन है, तरीका है? आप उसकी ड्यूटीज़ को ख़त्म करें, वेव ऑफ करें, ताकि वो जो चीज़ पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद नहीं है वो लोगों को सस्ती दी जा सके। मुझे ये बताइए, आपका जो बिजनेस है एग्रो फार्मिंग का, जी, 13 कंट्रीज में आपने इसको एक्सपेंड किया है, इसमें आप क्या ऑफर कर रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कौन कौन सी फल सब्जियाँ हैं जिसको आप केटर कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो मेन है वो है जिंजर, गार्लिक, पोटैटोज, अनियंस एंड टमाटोज। मैं पोटैटो सीड्स इंपोर्ट करता हूँ यूरोप से, उसकी सोल इंटेंडेडशिप है मेरे पास कई कंपनियों के पाकिस्तान में।
वो लोकल फार्मर्स को देते हैं, वो उसको ग्रो करते हैं, वी बाय देम बैक फ्रॉम देम एज वेल एंड फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, वी प्रोक्योर देम इन द कोल्ड स्टोरेज एंड वी सप्लाई इट टू अदर कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में भी, फार ईस्ट में भी. और जिंजर क्योंकि पाकिस्तान में होता ही नहीं है, वो 100% इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, वो थाईलैंड से और चाइना से पाकिस्तान आती है. तो हमें बेसिकली इसके लिए 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है. सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में होती नहीं है. दूसरे नंबर पे वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में सेमी मौजूद हैं. तीसरे नंबर पे वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद होती हैं. जो क्रॉप्स पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद होती हैं उसको तो हमें अच्छी तरह प्रोक्योर करने की ज़रूरत है. उसको हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं? उसको हम थ्रू कोल्ड स्टोरेज प्रोक्योर कर सकते हैं. और पाकिस्तान में भी कोल्ड स्टोरेज आज से अगर आप 4 साल 5 साल पीछे चले जाते हैं तो बड़े ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेजेस थे जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फ्रेशनेस और क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. लेकिन अगर हम आज की बात करें, कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेजेस सारी दुनिया में बहुत ट्रेंडिंग है. पाकिस्तान में अभी तक नहीं शुरू हुए, पहला लगे आज से 2 साल पहले. उसमें आप उस तरह की कमोडिटीज़ को भी प्रोक्योर कर सकते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ घर के फ्रिज में 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं है. तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. और जो क्रॉप्स पाकिस्तान में सेमी मौजूद होती हैं, आधा साल होती हैं, आधा साल नहीं होती, उसके लिए गवर्नमेंट को ये करना है कि जो जिस वक्त उसी क्रॉप पाकिस्तान में आती है उस पर ड्यूटी इम्पोज कर दें ताकि उस दौरान हम उसको पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट ना कर सकें और हमारे लोकल फार्मर को उसका बेनिफिट मिले मुकम्मल. जिस वक्त वो क्रॉप पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है और उसको हम लोग कोल्ड स्टोर में प्रोक्योर नहीं कर सकते, उस टाइम पे उसको आप ड्यूटी ख़त्म कर दें ताकि हम उसको लोगों को सस्ते दामों मुहैया कर सकें. तीसरे नंबर पे वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में बिल्कुल होती नहीं है, किसी भी टाइम पे नहीं होती, उन पे आप ड्यूटीज़ को वेव ऑफ करें ताकि लोगों को वो क्रॉप्स या वो प्रोडक्ट सस्ती से सस्ती राउंड द ईयर मुहैया की जा सकें. जो क्रॉप्स पाकिस्तान में होती नहीं है उनको आपने इंपोर्ट करना है. उनका ट्रांजिट पीरियड अगर आप उसको फारिस से इंपोर्ट करते हैं तो 14 से 28 डेज़ का. अगर आप उसको यूरोप से इंपोर्ट करते हैं तो दैट टेक्स अराउंड 28 to 45 डेज़. तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का गैप डेवलप होता है और चीज़ों में महंगाई आती है, उसमें जो 100% इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उसमें किसी का कसूर नहीं है, उसको कंट्रोलेबल उस हद तक नहीं होता क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी इस तरह की चीज़ है जिसमें आप 10% सरप्लस में हो या 10+ डेफिसिट में हो, तो वो दोनों सूरतों में बहुत ख़तरनाक है. अगर आप 10% सरप्लस में हो तो आपको वो चीज़ फेंकनी पड़ती है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, और अगर उसका 10% डेफिसिट है तो वो इतनी ज़्यादा एकदम से महंगी हो जाएगी जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल कम्युनिटी पे ऑब्वियसली आएगा. तो इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जो क्रॉप्स, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि जो क्रॉप्स जिनका ट्रांजिट पीरियड ज़्यादा है उसको हम फैसिलिटेट करें थ्रू ड्यूटीज़, उस पर ड्यूटीज़ को कम किया जाए. जो क्रॉप्स पाकिस्तान में राउंड द ईयर अवेलेबल हैं उन पे हम लोग अच्छी प्रोक्योरमेंट पे फोकस करें ताकि उनमें सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप किसी भी वजह से ना आ सके किसी भी टाइम. ठीक हो गया. मुझे ये बताइए, बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, आपने यही फील्ड, एग्रो फार्मिंग की फील्ड को ही चूज़ क्यों किया? देखिए, बीइंग CEO ऑफ आर्क इंटरनेशनल, बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ बहुत सेकेंडरी है. आई ट्रूली फील ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे उस काम के लिए चूज़ किया जिससे मैं ह्यूमैनिटी को और कम्युनिटी को सर्व कर सकूं, टू सप्लाई फूड. किसी भी इंसान को आप देखें, बीज लगने से लेके एंड प्रोडक्ट, एंड कंज्यूमर तक एक चीज़ को पहुंचने में इट्स अ होल प्रोसेस. इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों का रोजाना का रोजगार चल रहा होता है. बिल्कुल सही बात. आप किसी भी इस तरह की चीज़ का हिस्सा बने जिससे आप अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत कर सकें और आप उस चीज़ का जरिया बने जिससे 100 और हज़ारों लोगों का रोजगार चले. इससे खूबसूरत चीज़ जिंदगी में कौन सी इंसान की? बिल्कुल सही बात. देखिए, ये यू आर वर्किंग एज अ वसीला, एज अ मीडिएटर, और बहुत अच्छी बात है कि फूड के बिजनेस को आपने बिल्कुल. अब देखिए, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ कही गई है कि अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में मुख्तस किए हैं, और ये काम फ्रूट और वेजिटेबल का, ये खाने पीने की अशिया का, ये तो हमारे अंबिया इकराम ने किया है. तो इससे खूबसूरत काम और कौन सा है मेरी नज़र में. बाकी हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. अल्लाह ताला जो जो कह रहा है अल्लाह उसको मुबारक करे और खैर से खुशी से सब करें. तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है जिससे मैं उसकी मखलूक की खिदमत कर सकूं. आप बिल्कुल ठीक बात करें. देखिए, एग्रो फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी फील्ड है जो कि ना खत्म होने वाली. इट्स एन अनएंडिंग, क्योंकि ये तो आपके खाने का जरिया है, आपका फूड है, और आप अपने फूड पे रिलाई करते हैं. जब जिस दिन बच्चा पैदा होता है और बंदा घर से निकलता ही खाना, रोजगार की तलाश में, और इन दी एंड फूड एंड फूड. लेकिन जब मैं बात करती हूँ यूथ की, हमारी यंगस्टर्स की, तो आप ये देखिए, आप उनको क्या इंस्पिरेशन देंगे, आप उनको क्या बताएंगे कि व्हाई दिस फील्ड इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू योरसेल्फ इज सैक्रिफाइसिंग दिस यंग एज एंड गिविंग योर मेजर पार्ट फॉर फूड बिजनेस. सो व्हाट शुड बी टेल अदर्स और सजेस्ट अदर्स कि एग्रो फार्मिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग अडॉप्ट करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? जी, आप देखें कि थ्रू
विदाउट डायरेक्शन हार्ड वर्क का फ़ायदा कोई नहीं है. जो भी कोई यंग बंदा, जो भी कोई नया बंदा ये काम करना चाहता है, देखें विदाउट डायरेक्शन तो किसी चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है. सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन का तयन करें. अपनी डायरेक्शन का तयन करने के बाद आप जिस रास्ते पे लग जाते हैं, आप उस पर अनथक मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी उसमें अता करेगा. मैं आपको एक बहुत छोटा सा वाक़या बताता हूँ, दो इट्स नॉट रिलेटेड, लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला किस तरीके से इंसान की हर जगह पे मदद करता है जब वो खुलूस नीयत से कोई भी चीज़ करना चाहता है. और कोई भी ज़िंदगी में या दुनिया में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला की नज़र से ओझल होती है. कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे मेरी ओ लेवल्स, ए लेवल्स की, ACCA की और मास्टर्स की डिग्रीज़ अटेस्ट करवा के दे दो. मैं 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मुझे उसका दोबारा फ़ोन आया, मैंने आपको डिग्रीज़ भिजवा दी हैं, अपने आपने वो टेस्ट करवा दी हैं. मैंने कहा यार मुझे डिग्रीज़, अब मैं दिल में सोचा यार मुझे तो पता भी नहीं, इसने डिग्रीज़ भेजी हुई हैं, ना मुझे किसी ने बताया इस चीज़ का. अब मैं घर फ़ोन किया, मैंने पता किया डिग्रीज़ फ़लाने बंदे की थी, वो आई हैं आपके पास कि नहीं आई हैं. एवरीबडी सेड कि वो नहीं आई हैं. अब मेरे जहन में अचानक मैंने कहा वो कह रहे उसने भेजी हैं, घर पे किसी को मिली नहीं है, तो गई कहाँ पे हैं. तो मैं आई चेक द कैमरा, तो मैंने देखा कि वो एक पेपर बैग था जिसमें केक था और उसके साथ एक और डिग्रीज़ का एनवेलप था विच वॉज ऑफ द सेम कलर. वो मेड ने जाके ट्रैश कैन में फेंक दिया. मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस थी, आइदर कि मैं बोलना शुरू कर देता, सबसे लड़ता, या मैं कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता और उसको ढूंढने की कोशिश करता. दो इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो 2 दिन पहले की ट्रैश कैन में जा चुकी हुई थी. मैंने 2 नफल पढ़े, अल्लाह से उसकी मदद मांगी, दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरा तेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरी मदद करी. मेरे दोस्त की डिग्री थी, उसकी MNC में जॉब हुई है, उसने अटेस्टेशन के लिए मुझे वो डिग्री ओरिजिनल थी. Oh my God. उसकी MNC में जॉब हुई थी. अगर वो डिग्रीज उसकी अटेस्टेड में उसको वापस ना कर पाता, उसकी जॉब रिजेक्शन हो जानी थी. और सारी ज़िंदगी मैंने एक गिल्ट फील करनी थी, क्योंकि डुप्लीकेट डिग्रीज निकलवाने में भी टेक 6 to 8 months, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन डिग्रीज थी सारी. Not easy. I told my staff to find those degrees however it's possible. मैंने सोसाइटी के ऑफिस में भेजा उनको. मैंने कहा सोसाइटी के ऑफिस में जाएं, जाके पता करें कि ये ट्रैश किसको बेचते हैं, ये ट्रैश कहाँ पे फेंकते हैं. उन्होंने बताया कि जी हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं. एक वो हाफ जो प्लास्टिक होगा और कुछ ऐसा हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं उसको सेपरेट जगह पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, और दूसरी वो चीज़ें जो ये पेपर वगैरह या रद्दी की चीज़ें जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं, उसको हम लोग फलाने बंदे को वो बेच देते हैं. अब मैंने कहा यार वो रद्दी वाला जो बंदा है उसको ढूंढो, वो कहाँ पे है. रद्दी वाले बंदे का पता किया, उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ था. बहुत मुश्किल से पूछ के हर जगह पे पता चला जी वो कोट लखपत वाली किसी साइड पे वो बंदे का आगे यार्ड है, वहाँ पे वो सारी रद्दी इकट्ठी करता है. मैं वहाँ पे चला गया विद माई स्टाफ. हम लोगों ने वहाँ पे गए हैं, जाके उससे बात की कि यार इस तरह 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप मॉल टाउन से रद्दी लेके आए हो, वो कहाँ पे पड़ी. उसने कहा जी ये 1 2 3 4 ये इस ब्लॉक की है, ये इस ब्लॉक की है, इस ब्लॉक की है. मैंने पहले अपने वाला ब्लॉक खोल के देखा, उसमें मुझे वो चीज़ नहीं मिली. मैंने कहा यार शायद वो क्रॉस द रोड वाले ब्लॉक में होगी. मैंने वो क्रॉस द रोड वाला ब्लॉक खोला. हम लोगों ने भी पहला बैग पलटा है, उसमें ऑन द टॉप ऑफ इट वो उसकी डिग्रीज वाला एनवेलप पड़ा हुआ था. इससे हमें सबक क्या मिलता है कि वो कागज़ का टुकड़ा जो आपने रद्दी में आज से 2 दिन पहले फेंक दिया हुआ था, वो भी अल्लाह ताला की नज़र से ओझल नहीं है. तो वो लोग जो ज़िंदगी में दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, या किसी को डोज करने की कोशिश करते हैं, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करते हैं, और जिसके साथ वो ये काम करते हैं, अगर उस इंसान ने अपना वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो फिर क्या होगा. So right, so true, so true. अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी में बहुत मौके देता है देखने के और सीखने के. कहने के लिए ये बहुत छोटा सा वाक़या था, लेकिन इफ़ यू वांट टू लर्न अ लेसन आउट ऑफ इट, तो आपको ये सीखने और ये समझने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ रायगा नहीं जाती. अल्लाह ताला पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है. ये आपके ईमान और तवक्कुल को मजबूत करता है कि अल्लाह ताला इंसान को किस तरीके से अपना आप दुनिया में दिखाता है. ये आपके देखने और आपके सीखने की बात है. तो कोई चीज़ ज़िंदगी में इस तरह की नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता. अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ, मुझसे जो गुमान करोगे मैं तुम्हें अता करूँगा. आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपने ऊपर जाना है, कुछ भी आपने करना है, इसका दारोमदार आपकी नीयत पे है. और आप जो भी ज़िंदगी में करें उसमें आप अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाएं. अल्लाह जो सारी कायनात को सर्व कर रहा है वो आपको उधार रखेगा, वो आपको वापस नहीं करेगा, वो आपको 10 गुना 100 गुना वापस करेगा. स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है. बगैर तवक्कुल के और बगैर फेथ के जिंदगी में कोई काम किया जा ही नहीं सकता, और अगर आप करते हैं तो आप आपको धोखा दे रहे हैं. ठीक हो गया. मुझे ये बताइए, जब हम
कुछ साल पीछे चले जाते जी। हैं तो फ्लाइट फोबिया जी, ये कैसे आपके अंदर आया? देखिए, आई हैव बीन अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेवलर ऑल थ्रू आउट माई लाइफ. वंस आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम लंडन, आई वोंट नेम द एयरलाइन. मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा, मैंने देखा कि पायलट कैबिन से बाहर खड़ा हुआ था. ही वॉज फुली ड्रंक, ही वॉज वेयरिंग अ चेन, हिज बटन्स वर ऑल ओपन. द फ्लाइट वॉज इन वेरी गुड एज वेल. तो इटसेल्फ तो आई वॉज फाइन कि ठीक है, खैर से लैंड हो गए हैं, पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है. लेकिन slowly and gradually, I don't know how Are it you came. talking about the pilot, right? Yes, pilot. Okay. मुझे समझ नहीं है कि आउट ऑफ नो वेयर चंद दिन गुजरे हैं. आई थॉट अबाउट इट. अब इंसान अपने आप को ज़बरदस्ती जब किसी चीज़ के मतलब सोचना चाहता है तो वो अपने आप को बाज़ औक़ात एक इस तरह की दलदल में डाल देता है जहाँ से वो उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरे अंदर घर बैठ के ये फियर ऑफ फ्लाइंग डेवलप होना शुरू हो गया. फोबिया इज़ अनदर नेम ऑफ फियर बेसिकली. तो मेरे अंदर फियर ऑफ फ्लाइंग डेवलप होना शुरू हो गया. मुझे 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा. आई वॉज ट्राइंग डे इन एंड डे आउट थ्रू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, थ्रू डिफरेंट साइकाइट्रिस्ट. मैंने हिप्नोथेरेपी करवाई, मैंने कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाई कि किसी तरीके से यार मैं इस चीज़ से अपनी जान छुड़वाऊँ. और आपने तब तक फ्लाइट्स इस्तेमाल नहीं की? मैं दोबारा फ्लाइट्स पे मैं इस बारे में सोचता था, मेरे से कदम नहीं उठाया जाता था. मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था. जब आपने देखा, मैं एवरीबडी यूज्ड टू आस्क मी कि आपको किस चीज़ का डर है, कि क्या मर जाओगे जहाज में? इशू क्या था? आई डोंट नो. आई एम नॉट बीइंग, मुझे फियर ऑफ हाइट नहीं है, मुझे क्लोज स्पेसेस का फियर नहीं है. लेकिन मैं जब भी जहाज़ में बैठने का सोचता था, मुझसे नहीं बैठा जाता था. मैं कम से कम साल में 10 से 15 टिकट ज़ाया किया करता था, बुकिंग ज़ाया किया करता था. बाज़ औक़ात अपने आप को पुश करने के लिए कंफर्म बुकिंग्स करवाता था ताकि पैसे कट जाएँ, तो किसी तरीके से मैं चला जाऊँ. आई वॉज डेस्परेट टू गो, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू हैव बीन अ ट्रैवलर ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, और जब किसी जगह पे आपकी ब्रेक आ जाती है तो आपको इर्द गिर्द के लोग, आपके बहुत करीबी लोग आपको कोवर्ट कहते हैं, आपको डरपोक इंसान कहना शुरू कर देते हैं. बिकॉज जिस पे गुजरती है वही जानता है कि ये क्या हो रहा है. मुझे मेरे इर्द गिर्द वाले बहुत करीबी लोग इस तरह के थे. मैं कहीं का वीज़ा भी लगवाता था, मुझे कहते थे यार तुमने कहाँ पे जाना है, तुम कहाँ जा सकते हो, तुमसे ट्रैवल ही नहीं किया जाता. मैं किसी को कभी इस बात का जवाब नहीं दिया था. की बात है ये इट वाज बैक इन 2016-17. एंड हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू कम आउट ऑफ द फियर? ऑलमोस्ट 5 years. ओके, ठीक है. इट वाज अ जाइंट फोबिया. इट बिकेम अ जाइंट फोबिया विद इन माई हेड. मैं ये काम कर ही नहीं पाता था. मुझे हर बंदा डिस्करेज किया करता था. वंस आई वाज रीडिंग ऑनलाइन समवेयर कि एक ऐसी दुआ है जो आप दिन में 3 मरतबा फजर के टाइम और 3 मरतबा मगरिब के टाइम पढ़ेंगे तो दुनिया ज़मीन से लेके आसमान तक कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती. अगर आप कहते हैं तो मैं ये आपको बता भी देता हूँ ये कौन सी दुआ है. ये कोविड के दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी. तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम. ये दुआ जो सुबह के टाइम फजर के टाइम 3 बार पढ़ेगा और मगरिब के टाइम 3 बार पढ़ेगा, ज़मीन से लेके आसमान तक उसको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. और मौत के अलावा, जी मौत के अलावा, मौत के अलावा, करेक्शन, यू करेक्टेड इट राइट. तो बहरहाल ये फियर ऑफ फोबिया इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 5 years. आई हैव बीन डिस्करेज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी कि ये होने का नहीं, तुमने कहाँ जाना है, कोई नहीं, पाकिस्तान में भी लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है. वन डे आई वॉज सिटिंग एंड आई रियलाइज्ड कि यार व्हाट विल हैपन, मैक्सिमम क्या होगा अगर मैं जहाज़ में बैठ जाऊँगा या कुछ भी इस तरह का करूँगा तो क्या होगा, मर जाऊँगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा. ये रोज़ाना की बुनियाद पे अपने अंदर मरने से एक दफ़ा मरना बहुत बेहतर है. आई रिमेंबर आई टेक्स्टेड माई वाइफ अराउंड 3 PM in the afternoon that do tell my kids their dad love them a lot because I don't know if I'm gonna make it or I'm not gonna make it. It was a matter of life and death for me at that time. क्योंकि ये मैं जानता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा था या मेरा अल्लाह जानता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा था. और फोबियाज, उस तरह के फोबियाज, जिसको भी किसी किस्म का फोबिया होगा वो ये अंडरस्टैंड करता होगा कि आपका दिल करता है कि उस सिचुएशन से आप फौरी स्केप करें. जिस किस्म का भी आपको फोबिया है, 1 मिनट 2 मिनट भी बहुत बड़ा टाइम लगता है. एंड गोइंग इनटू दैट सॉर्ट ऑफ फोबिया वेयर यू हैव एब्सोल्युटली नो एस्केप एंड यू गोना कम आउट ऑफ इट आफ्टर आवर्स और यू गोना मेक इट, यू नॉट गोना मेक इट, ये अल्लाह ताला जानता है, ये आप जानते हो. बहरहाल है, मैंने इस्तिखारा किया, मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने अल्लाह से मदद मांगी. अपनी बीवी को दोपहर को मैसेज किया कि आई डोंट नो इफ आई एम गोना, मैं जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा. मैंने कब ली, कितने अरसे बाद, कौन सी ईयर में? इट वाज बैक इन 2020 और कोविड के दौरान से पहले कोविड अप्रैल मई में आया था. इट वाज इन जनवरी. ऑलराइट. तो लेकिन ये आई टेक्स्टेड हर और उसके बाद आई डिडंट टेल हर आई एम फ्लाइंग टुनाइट. शी टेक्स्टेड मी, रिप्लाइड मी बैक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, व्हाट आर यू सेइंग, क्या किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं.
तो here I didn't tell anybody. I booked the flight at 11:45. I was at the airport at 12:30 and I took the flight at 3 and I swear to Allah, एक हिंट होता है ना हल्का सा भी कि आपको 5 साल इस टेरेबल सिचुएशन में आप रहे हुए हैं, मुझे एहसास भी नहीं था इस चीज़ का कि मुझे कभी फियर ऑफ फ्लाइंग था. द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ हाउस, 2 नफल पढ़ के अल्लाह से उसकी मदद मांग के, और आपने दुआ पढ़ी, और मैंने ये दुआ पढ़ी कि मुझे ज़मीन से लेके आसमान तक कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये मेरे अल्लाह का वादा है. तो इसका मतलब है कि मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर पहुंचाएगी भी तो दैट विल बी फॉर माई बेनिफिट, तो कोई मसला नहीं है, जो होगा वो मेरे लिए बेहतर होगा. इसका मेरा तवक्कल था. कि तवक्कल तो बेसिकली यही होता है ना कि किसी इस तरह की चीज़ पे बिलीव करना जो पॉसिबल आपको लग ही न रही हो कि किसी तरह पॉसिबल है, किसी भी इस तरह की चीज़ पे एतबार करना, ये यकीन करना जो पॉसिबल ना लग रही हो आपको, वहाँ पे आपका तवक्कुल शुरू होता है अल्लाह ताला पे, किसी भी इंसान का. तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं घर से बाहर निकला, आई स्टेप्ड आउट, आई वेंट टू द एयरपोर्ट, आई टुक अ फ्लाइट एंड आई स्वेयर टू अल्लाह देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट थ्रू आउट द फ्लाइट वेयर आई फेल्ट अ बिट ऑफ फियर. देयर वाज एब्सोल्युटली नो फियर. यू वर हेडिंग टू दुबई. ठीक है. दैट वॉज द टाइम. तो फिर मैंने इसको, अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत रहमत की, और उससे पहले जो मैं इन जगहों पे काम कर रहा था दैट वाज ओनली थ्रू फ़ोन. एक जगह से लिया, दूसरी जगह पे बेचा, ऑफिस इस्टेब्लिश किया, एम्प्लॉय जो काम खुद करने वाले होते थे वहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा करता था. ये जो स्पैन 3, 4, 5 ईयर्स का था जब मैं ट्रैवल नहीं कर पाया और सारे ज़माने की लानतें भी लीं, और दैट वाज, वो बाद में बताऊँगा कभी कि वो उसमें क्या फ़ायदा था, अल्लाह ताला के क्या रास्ते, अल्लाह ने मुझे क्या सिखाना था उसमें, वो बहुत अच्छा था जो भी हुआ था. अल्लाह ताला की बहुत बेहतरी होती है. आपको क्या सजेस्ट करेंगे या क्या एडवाइस करेंगे जो किसी न किसी फोबिया से या किसी फियर से या किसी ट्रॉमा से गुजरे होते हैं? अल्लाह से दुआ करें कि हाउ टू ओवरकम दिस. अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें. ये दुआ है ये पढ़ें कि ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती. अल्लाह पे तवक्कल करें, और अल्लाह मौजे उन लोगों के साथ करता है जो अल्लाह के मौजों पे यकीन रखते हैं. उन लोगों के साथ मौजे नहीं होते जो अल्लाह पे जो सिर्फ दुआ कर देते हैं, वो सिर्फ कह देते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा इस तरह. होना चाहिए. अगर आप मुंह से एक बात कर रहे हैं और दिल से आप उस बात को नहीं मानते तो आपकी उस दुआ का फ़ायदा नहीं है. जब तक आप किसी चीज़ को दिल से मान के नहीं चलेंगे वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर आप दिल से मान के चलेंगे तो पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हो ना सके. फिर अल्लाह ताला आपको हर चीज़ में कामयाबी अता करेगा. बिल्कुल ठीक बात की आपने. मुझे ये बताइए बिजनेस को सस्टेन कैसे करते हैं आप, बिकॉज ये जो ऑपरेशंस है आपके पेरिशेबल कमोडिटीज़ के साथ ग्रीन इकोनॉमी को भी हम ले लेते हैं जी, तो इसको सस्टेन कैसे रखते हैं? इस चैलेंजेस आते होंगे तो कैसे इसको आप करते हैं? देखें, इट्स अ टीम वर्क. आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप जिस भी कारोबार में हैं आप उसके लिए जोन सी ह्यूमन रिसोर्स चूज़ कर रहे हैं कि आया वो उस चीज़ के लिए सूटेबल है कि नहीं है. मेरा पेरिशेबल कमोडिटीज़ का काम है. अगर इसमें मैं किसी इर्द गिर्द वाले और बंदे को डालूंगा जिसका ये इश्क और जिसका ये जुनून नहीं होगा, जिसको इस चीज़ से प्यार नहीं होगा, वो इस चीज़ को नहीं कर सकता. ज़िंदगी में कोई भी काम इंसान का नामुकम्मल है जब तक उसको उस चीज़ से इश्क और मोहब्बत नहीं होती. जब आपको किसी भी चीज़ से प्यार होता है आप उसके मुतालिक जुनूनी होके 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हो. मुझे रात को सोते हुए बहुत खुशी होती है कि सुबह उठ के मैंने अपना ये काम करना है. जब आपको अगले दिन का सोच के किसी भी चीज़ को एंजाइटी होती है, डोंट डू दैट. ओनली डू द थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, जो आपको सुकून दे, जो आपको पीसफुल रखे. सेकेंडली, ह्यूमन रिसोर्स में आपको हर उस बंदे को वो काम देना है जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है. फाइनेंस वाले को फाइनेंस में भेजें, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग में भेजें, सेल्स वाले को सेल्स में भेजें. जिस बंदे की जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसको उसे हटा के काम करवाने की कोशिश मत करें. बिल्कुल ठीक है. और एक और क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, मैं ये जानना चाहूँगी कि देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क में भी फार्मर्स, किसान तो देखे जी, हैट्स ऑफ टू देम जी, मेहनत करते हैं जी, और हमारे लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें. क्योंकि जो सारे हमारे किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, वो जिन मुश्किलात से गुजरते हैं, जिन क्राइसिस से गुजरते हैं जी, उनको आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? मैं इसमें किसानों से ज़्यादा गवर्नमेंट को पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ. मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि फार्मिंग का सेक्टर हमारे मुल्क का वो वाहिद सेक्टर है जिसका सारा पैसा पाकिस्तान में रहता है. फार्मर या किसान जो भी पैसा कमाता है वो उस पैसे से क्या करता है? या वो लैंड ज़्यादा ख़रीदेगा, या वो नया घर बनाएगा, या वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा या हज पे चला जाएगा. वो उस पैसे को मुल्क से बाहर शिफ्ट नहीं करेगा. गोया इस पे तवज्जो करें. फार्मिंग सेक्टर्स पे फार्मर्स के इश्यूज को एड्रेस करें. दे आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री. हमारे मुल्क में 60% लोगों का रोज़गार फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है,
और ये वो सेक्टर है जिसका पैसा मुल्क से बाहर नहीं जाता। इस पे जितनी ज़्यादा तवज्जो की जाए उतना कम है। जो आपकी आए दिन नई रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके एग्रीकल्चरल लैंड्स पे अप्रूव हो रही हैं, उनको बंद करें, अपना बैरन लैंड को आबाद करें, और जो जगह ऑलरेडी आबाद नहीं है वहाँ पे आपका जो आपका करने का दिल चाहता है वहाँ पे वो करें। लेकिन जो ऑलरेडी आबाद लैंड है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर फेसिंग फूड शॉर्टेज अराउंड द ग्लोब, जो जगह ऑलरेडी आबाद है कम से कम उन जगहों को ख़राब ना करें। अब देखिए, जैसे कि आप हैं, आप भी यंग हैं जी। और आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और ये एक मिसाल है बाकी सब यूथ के लिए, बाकी सब यंगस्टर्स के लिए। लेकिन हम जब बात करते देहातों की, सारी फार्मिंग जो है उसकी तो बैकबोन और बेस है ही वहीं पर, लेकिन वहाँ से सब माइग्रेट करके लाहौर की तरफ आ जाते हैं। ये चले लाहौर नहीं, बाकी सर्टन सिटीज़ की तरफ। बिल्कुल। तो ये किस तरह चलेगा निज़ाम फिर? मैं हर वो बंदा ख़ुसूसन जो देहात में मेरा ये बात सुन रहा है उसको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आने वाला दौर जो है वो एग्रीकल्चर का है, आने वाला दौर देहात का है। अपने देहातों को आबाद करें, ख़ुसूसन एग्रीकल्चर पे फोकस करें। इस पे आप जितना फोकस करेंगे, फूड की शॉर्टेज सारी दुनिया में रहनी है, इसको एड्रेस करें, इस पे मेहनत करें। जो आप शहरों में आके टाइम ज़ाया करेंगे, इसको टाइम ज़ाया करना बंद करें। अपने देहातों को जितना ज़्यादा आबाद करेंगे, आपके लिए भी और आपकी आने वाली जनरेशन, अपने मुतालिक सिर्फ सोचना छोड़ दें। और रेवेन्यू जनरेटेड भी है, राइट? सिर्फ अपने लिए मत सोचें, अपनी आने वाली जनरेशंस का भी सोचें। बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैं देखिए, पाकिस्तान इतना रिच कंट्री है, जब हम अपनी ज़मीन को देखते हैं, फर्टाइल है जी। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। रेवेन्यू जनरेटेड भी है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, फार्मर्स और ये फार्मिंग की सारी फील्ड है, आगे जाकर इसका स्कोप है। लेकिन ये बात शायद अब पता चलना शुरू हो जाए, इसकी अवेयरनेस भी हो जाए, और हमारी अपील हुकूमत से भी कि वो इस तरफ ध्यान ज़रूर दें। जो नेग्लेक्टेड डार्क एरियाज है उनको कवर किया जाए, ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो सके और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट वाज अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू, especially when we talk about agro farming business. And please guys, stay tuned, do not forget to share, like and subscribe Sama Podcast. We will be definitely catching up back into the next session. Till then, bye bye.